इस मूवी की शुरुआत 1962 से होती है, जहां हम देखते हैं एक बड़े से लग्जरी शिप को जिसका नाम एंटोनियो गाजा है। और इसमें सारे अमीर लोग मिलकर पार्टी कर रहे थे। इनमें एक छोटी लड़की भी थी जिसका नाम केटी है। और केटी फिलहाल बोर हो रही थी, इसलिए वो अपना पजल सॉल्व कर रही थी। तभी शिप का कैप्टन उसे डांस करने के लिए लेकर जाता है। और तभी हम देखते हैं कि शिप में कहीं पर एक हाथ किसी लीवर को खींचता है, जिससे शिप का वायर मैकेनिज्म पूरी तरह से खराब हो जाता है। और फिर एक पतला सा वायर काफ़ी तेजी से डांस फ्लोर से होता हुआ जाता है, जिससे यहाँ डांस कर रहे सभी लोगों के पलक झपकते ही दो टुकड़े हो जाते हैं, जिससे वो सभी लोग वहीं मर जाते हैं। लेकिन केटी की हाइट छोटी होने की वजह से वो बच जाती है। अब वो उस कैप्टन की तरफ देखती है तो कैप्टन का सिर भी दो हिस्सों में पड़ जाता है, इसलिए केटी डर कर जोर से चीखती है। और इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां हम एक सेल्वेज ग्रुप को देखते हैं जो समंदर में फंसे जहाज़ों की मदद करके उन्हें बाहर निकालने का काम करते हैं। और इस काम के इन्हें काफ़ी पैसे भी मिलते हैं। ऐसे ही वो लोग एक शिप को बचाने के बाद एक क्लब में बैठकर अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी उनके पास जैक नाम का एक आदमी आता है जो खुद को एक वेदर सर्विस पायलट बताता है। वो बोलता है कि पिछले महीने उसने बेरिंग समंदर के बीच एक बड़ा सा जहाज देखा है जो कि इंटरनेशनल वाटर में फंसा है, इसलिए जो भी इस जहाज को पोर्ट तक लाएगा ये जहाज उसी का होगा। और इससे जो भी पैसा मिलेगा जैक को उसका 20% चाहिए, क्योंकि ये जहाज उसी ने ढूंढा है। इसलिए ग्रुप का लीडर मर्फी अपने ग्रुप के साथ डिस्कस करता है। और इस ग्रुप में टोटल 6 मेंबर्स थे, जिनमें इस ग्रुप का लीडर मर्फी, एप्स, क्रीर, डॉज, मुंडर और सेंटोस है। और ग्रुप के सभी लोग इसके लिए मना कर देते हैं, क्योंकि वो पिछले 6 महीनों से लगातार काम कर रहे थे और ग्रीर की शादी भी इसी मंथ में होने वाली थी। तब मर्फी इन सबको बोलता है कि जो भी इन्हें इस जहाज से मिलेगा वो उसे 6 बराबर हिस्सों में बांट लेंगे। ये ऑफर सुनकर ग्रुप के सभी लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब अगले दिन वो सभी एक बोट लेकर निकल पड़ते हैं। और उस जगह पहुंचते ही सेंटोस उस जहाज को अपने रडार पर ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन तब उसे रडार पर कुछ भी नहीं दिखता, जैसे वो जहाज वहां से गायब हो गया हो। लेकिन तभी वो जहाज अचानक से उनके बोट के सामने आ जाता है, जिससे उनकी बोट की इस जहाज से जोरदार टक्कर हो जाती है। लेकिन इससे किसी को भी चोट नहीं आती। ये वही जहाज है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। अब मर्फी उन्हें बताता है कि इस शिप का नाम एंटोनियो गाजा है और यह लगभग 40 साल पहले मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गई थी। अब क्रीर और जैक पोर्ट पर ही रुकते हैं और बाकी लोग शिप के अंदर चेक करने जाते हैं। यहाँ हम केटी का वही पजल देखते हैं जिसे वो मूवी के स्टार्टिंग में सॉल्व कर रही थी। अब इनके इस शिप में आते ही पजल अपने आप वेलकम वर्ड बनाता है। मर्फी बोलता है सभी लोग यहाँ पर संभल कर चले, क्योंकि जंग लगने के कारण यहाँ के फ्लोर कमजोर हो सकते हैं। और ऐसा बोलते ही मुंडर के नीचे से फ्लोर टूट जाता है और वो नीचे गिरने ही वाला था कि एप्स उसे पकड़ लेती है। और तभी उसे नीचे केटी दिखती है जो पलक झपकते ही गायब हो जाती है। अब वो सभी मिलकर मुंडर और एप्स को ऊपर खींच लेते हैं और इसके बाद वो सभी आगे बढ़ते हैं। तब उन्हें वहाँ एक डिजिटल वॉच दिखाई देती है जो उन्हें काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि जिस वक्त ये शिप गायब हुआ था तब डिजिटल वॉचेस नहीं होती थी। इस पर मर्फी बोलता है कि शायद उनसे पहले भी यहाँ कोई आया होगा और ये वॉच उसी का होगा। इसके बाद वो सभी अपनी बोट पर जाते हैं और उस शिप को सुबह यहाँ से ले जाने का तय करते हैं। अब जैक उनसे पूछता है कि यह शिप यहाँ कैसे आया होगा। इस पर मर्फी उन्हें एक दूसरी शिप द मैरी कैलेस्टी की कहानी सुनाता है, जो सिविल वार के टाइम समंदर में उतरी थी, लेकिन उस शिप पर जितने भी लोग थे वो सब गायब हो गए और वो शिप आज भी समुद्र में कहीं फुल स्पीड से सफर कर रही है। ये सुनकर वो सभी मर्फी की बातों को मजाक में लेते हैं। और तब जैक एप्स से पूछता है कि जब से तुम शिप से आई हो तब से बहुत उलझी हुई हो। तब एप्स उसके साथ जो हुआ वो बताती है, जिस पर जैक उसे बोलता है कि ऐसी जगहों पर ऐसे हेलोजिनेशन होना आम बात है। अगली सुबह इन्हें पता चलता है कि इस शिप में एक बड़ा सा होल है, जिससे यह शिप डूब रही है और इसलिए ये शिप को टो करके नहीं ले जा सकते। अब मर्फी एक प्लान बनाता है जिसमें वो 3 दिन में इस शिप को रिपेयर करके ले जाने का फैसला करते हैं। इसके बाद सभी शिप जाकर अपने काम पर लग जाते हैं, जहां इनके साथ और भी मिस्टीरियस घटनाएं होने लगती है। एप्स एक स्विमिंग पूल में जाती है जहां उसे काफ़ी सारी बुलेट सेल्स पड़ी मिलती है। अब वो उस पूल से बाहर निकलने लगती है, तब उसे फिर से केटी दिखती है, जिसे देखकर वो डर के पुल में गिर जाती है, जिससे उसका थोड़ा खून भी निकलने लगता है
और उस खून को ये पुल खींच लेता है। तभी जैक वहां आकर एब्स को पुल से बाहर निकलता है। अब वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं और इनके जाते ही ये पूरा पुल खून से भर जाता है, जिसमें काफी सारी लाशें तैर रही थी। इधर मर्फी को कैप्टन के रूम में एक वाइन की बोतल और ग्लास मिलता है, जिसे मर्फी पीने लगता है। लेकिन उसी वक्त शीशे में उसे कैप्टन दिखाई देता है, जिससे वो भी डर जाता है। इधर ग्रीर को भी एक औरत के गाना गाने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो उस आवाज का पीछा करता है। तब उसे वहां कोई भी नहीं दिखता, लेकिन हम देखते हैं कि वहां वही सिंगर लेडी मौजूद थी जो उस पार्टी में गाना गा रही थी। इधर जैक और ऐप एक दरवाजा खोलते हैं जहां उन्हें कई सारी लाशें मिलती है, जो शायद 1 महीने से ज्यादा पुरानी थी। ये दोनों डर कर उस रूम से बाहर निकलते हैं और ऐप जैक से कहती है कि अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। तभी उसकी नज़र कुछ बॉक्सेस पर पड़ती है जिनमें सोना भरा पड़ा था, इसलिए एप्स अपने बाकी साथियों को भी यहाँ बुला लेती है और वो सभी सोना देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। अब कुछ देर बाद ग्रीर बोलता है कि यह शिप कुछ अजीब है, क्योंकि उसने यहाँ किसी औरत के गाना गाने की आवाज़ सुनी थी और उसे एक जलती हुई सिगरेट भी मिली। इस पर वो सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद मर्फी कहता है कि हमें यह सोना अपनी बोट में रखकर यहाँ से निकल जाना चाहिए और अब उन्हें इस शिप को यहाँ से ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात पर वो सभी वैसा ही करने लगते हैं, लेकिन तभी उनकी बोट के गैस सिलेंडर से अपने आप गैस लीक होने लगता है। इधर केटी ऐप को वार्न करने लगती है, लेकिन तभी कोई और स्पिरिट उसे वहाँ से ले जाती है। अब जैसे ही सैंटोस उनकी बोट का इंजन स्टार्ट करता है, वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे सैंटोस जलकर मारा जाता है और साथ ही मुंडर और ग्रिल भी घायल हो जाते हैं। अब ये सभी वहाँ पर फंस चुके थे और मर्फी काफ़ी दुखी था, क्योंकि वो इन सब का जिम्मेदार खुद को मान रहा था, क्योंकि वो ही इन्हें यहाँ पर लाया था। अब एप्स को केटी की फिक्र होती है, इसलिए उसे इस मिस्ट्री को सॉल्व करना था, इसलिए वो उसे ढूंढने लगती है और जैसे तैसे उसे केटी का कमरा मिल जाता है। वो उस कमरे को चेक करने लगती है, तब वहाँ उसे केटी की बॉडी लटकी हुई दिखती है। ये देखकर वो काफ़ी डर जाती है। वही दूसरी तरफ ग्रीर जिस रूम में था, वहाँ अचानक सब कुछ चेंज होने लगता है और वो रूम पूरी तरह से 1962 में बदल जाता है और वो उस पार्टी में चला जाता है। ये देखकर ग्रीर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। इधर मुंडर और डॉज यहाँ के किचन में आते हैं, जहाँ उन्हें खाना मिलता है और वो लोग उसे खाने लगते हैं, जो उन्हें पहले तो काफ़ी टेस्टी लगता है, लेकिन बाद में वो देखते हैं कि वो दोनों कीड़े खा रहे थे। ये देखकर वो लोग उल्टी करने लगते हैं। इधर मर्फी को भी इस शिप का कैप्टन नजर आने लगता है, जो उसके साथ शराब पीकर उससे बातें करने लगता है। वो मर्फी को लोरेलाई नाम के शिप की कहानी सुनाता है, जिसे इसी कैप्टन ने रेस्क्यू किया था। तब यह सारा सोना उन्हें उसी शिप से मिला, लेकिन तब उस लोरेलाई नाम की शिप पर एक ही सर्वाइवर बचा था। यह बोलकर कैप्टन मर्फी को उस सर्वाइवर की फोटो दिखाता है, जिसे देखकर मर्फी पूरी तरह से शॉक हो जाता है। इधर एप्स केटी के बॉडी से एक नेकलेस उतार कर देख रही थी, तभी फिर से केटी उसके सामने आ जाती है और इस बार वो उसे किसी के बारे में बताने लगती है, जिसे काफ़ी सारी साउल चाहिए थी और जब तक उसका कोटा पूरा नहीं होता तब तक उसकी आत्मा इसी शिप में कैद रहने वाली थी। केटी अपनी बात पूरी करे इससे पहले ही यह घोस्ट शिप केटी को डराने लगती है और तभी केटी एप्स को यहाँ से भाग जाने का कहती है और देखते ही देखते वो वहाँ से गायब हो जाती है। इधर मर्फी को सारी सच्चाई पता चल गई थी, इसलिए वो अपने ग्रुप के पास आ रहा था, तभी उसे चारों तरफ सैंटोस की आत्मा दिखने लगती है। इधर वही लेडी सिंगर ग्रीर को सेड्यूस करके एक बंद लिफ्ट के पास ले जाती है और जैसे ही वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, वो उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है, जिससे वो वही मर जाता है। इधर एप्स मर्फी को ढूंढ लेती है, लेकिन मर्फी को उसमें भी सैंटोस का भूत दिखने लगता है, इसलिए मर्फी उस पर हमला कर देता है, लेकिन एप्स उससे बचकर उसके पैर पर हमला करती है और तभी जैक भी वहाँ आ जाता है और उन्हें लगता है कि मर्फी पागल हो गया है, इसलिए वो उसे कुछ देर के लिए एक चैम्बर में बंद कर देते हैं। इसके बाद एप्स के कहने पर ये सभी लोग इस शिप को रिपेयर करने में लग जाते हैं और तभी फिर से केटी एप्स के सामने आ जाती है और इस बार वो उसे 1962 वाली रात में लेकर जाती है, जब इन सभी लोगों की मौत हो गई थी। अब एप्स देखती है कि सोने के लालच में इस जहाज के शेफ्स ने खाने में जहर मिला दिया, जिससे कई लोगों की मौत हो गई। इसके बाद कई लोग वायर से कट होने की वजह से मारे जाते हैं
और बचे हुए लोगों को इस शिप का स्टाफ फायरिंग करके मार देता है। इसलिए एप्स को यहाँ पर बुलेट सेल पड़ी मिली थी। इसके बाद केटी को उसकी रूम में ले जाकर लटका कर मार दिया जाता है। अब आगे एप्स देखती है कि कुछ लोग गोल्ड तक पहुंच जाते हैं, जहां वो लेडी सिंगर एक ऑफिसर को सेड्यूस करके बाकी लोगों को मरवा देती है और आखिर में वो उस ऑफिसर को भी मार देती है। इसके बाद वहाँ एक आदमी आता है जो उस सिंगर को भी एक हुक से लटका कर मार देता है। अब जब एप्स उस आदमी का चेहरा देखती है तब वो शॉक हो जाती है, क्योंकि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि जैक ही था, जो उन्हें भी इस शिप तक लेकर आया था। उसे देखकर एप्स तुरंत समझ जाती है कि जैक एक डेविल है जो लोगों को मारकर उनकी आत्माओं को कलेक्ट कर रहा है। इसलिए वो जल्दी से मर्फी के पास जाने लगती है, लेकिन तब तक मर्फी पानी में डूबने की वजह से मर जाता है। तब उसे उसके हाथ में वही फोटो दिखता है जो कैप्टन की आत्मा ने उसे दिया था, और वो फोटो भी जैक का ही था। अब एप्स डॉज को यह सब बता ही रही थी, तभी वहाँ जैक आ जाता है। तब एप्स उसके सामने ऐसा दिखाती है जैसे उसे उसकी सच्चाई मालूम ही नहीं। वो सिर्फ डॉज को सावधान रहने को कहकर मुंडर को ढूंढने निकल जाती है। इधर मुंडर इंजन रूम में था, जो इंजन को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक वो इंजन स्टार्ट हो जाता है, जिससे मुंडर की भी मौत हो जाती है। इधर जैक समझ जाता है कि उसकी सच्चाई ये लोग जान गए हैं, इसलिए वो डॉज को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन डॉज उसे एक गन से शूट कर देता है। इसके बाद डॉज एप्स के पास जाता है और उसे बोलता है कि उसने जैक को मार दिया है। इसके बाद एप्स इस शिप में एक बॉम्ब लगाने लगती है, लेकिन डॉज कहता है कि उसे ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसा करने से शिप के साथ गोल्ड भी डूब जाएगा। वो एप्स को गोल्ड का लालच देने की कोशिश करता है, लेकिन एप्स उसका नहीं सुनती। इसके बाद डॉज अपना रूप बदलकर जैक बन जाता है, यानी ये डॉज नहीं बल्कि जैक था, जो किसी का भी रूप ले सकता था। जैक उसे बोलता है कि वो एक सेल्वेटर है और उसका काम है लोगों को मारकर उनकी साउल्स को कलेक्ट कर ले जाना, और वो इनके ग्रुप को इसलिए यहाँ लाया था ताकि उसका साउल्स का कोटा पूरा हो। लेकिन अगर ये शिप डिस्ट्रॉय हो गई तो यहाँ के सारी आत्माएं आज़ाद हो जाएगी, और वो ये बिल्कुल नहीं चाहता। वो एप्स को जिंदा जाने देने का ऑफर देता है, लेकिन एप्स उसकी एक नहीं सुनती। तब जैक उस पर हमला कर देता है, लेकिन जैसे तैसे एप्स उससे बचकर एक स्पेयर गन से बॉम्ब के ट्रिगर को दबा देती है, जिससे शिप में ब्लास्ट हो जाता है और वो शिप डूबने लगती है। इसके बाद केटी एप्स को शिप से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है, और एप्स शिप से निकलती हुई सभी साउल्स को देखती है, जो आखिरकार उस शिप की कैद से आज़ाद हो जाती है। केटी भी एप्स को थैंक यू बोलकर हेवन में चली जाती है। अब आगे एप्स को एक दूसरी शिप के लोग देख लेते हैं, जो उसे बचाकर पोर्ट तक लाते हैं, जहां से उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगते हैं। तभी एप्स देखती है कि जैक अभी भी जिंदा है, और वो उस सारे गोल्ड को किसी दूसरी शिप में लोड कर रहा है, ताकि वो किसी और शिप को अपना शिकार बना सके। उसे देखकर एप्स घबरा जाती है, और उसकी एक जोरदार चीख के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।